हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? मैं बायो यो रामलाल आ गया आपके लास्ट लेक्चर ऑफ वेव्स में, जो कि 7th लेक्चर है, जिसमें हम जो भी सर ने क्लास में क्वेश्चन कराए हैं हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20 सवाल हैं, फटाफट से हम ट्राई करेंगे विद इन 30 मिनट्स करने की। तो स्टार्ट करते हैं। एक ऑर्गन पाइप है, बताया नहीं है कि क्लोज है कि ओपन है, जिसकी 3 सक्सेसिव सक्सेसिव रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस का सबने मतलब बताया था कि सेम फ्रीक्वेंसी, मतलब रेजोनेंस कर रहा है तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। जैसे एक ये ट्यूनिंग फोक है, एक ये एयर कॉलम है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर सेम होगी, इसी को रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। तो ऑब्जर्व किया क्या, एक 425 है, एक 595 है, एक 765 है। अब ये ओपन है कि क्लोज है, ये कैसे पता चलेगा? एक काम करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 170 का, 170 का। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? ये भी 170 का होगा लगभग। तो अगर ये ओपन पाइप होती तो ओपन पाइप में सीधा सीधा फ्रीक्वेंसी एन एफ हो जाती है, मतलब फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, तो फ्रीक्वेंसी एक का एक गुना। अरे भाई, ये याद है कि नहीं? फ्रीक्वेंसी बराबर एन वी बाई 2L, तो ये एन टाइम्स होती है। लेकिन लेकिन अगर इसको 170 का मल्टीपल होना होता तो ये 17 होता। 170, 17 17 दूना 34, 340, 33 51, 17 चौका 68। इस फॉर्म में होता है इसकी फ्रीक्वेंसी का मल्टीपल, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हार्मोनिक्स। लेकिन ये तो 425 है, 495 है, 765 है, इसीलिए ये ओपन नहीं है। तो ओपन नहीं है तो क्या है? क्लोज होगा। लेकिन क्लोज में क्या होता है? दो सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस फंडामेंटल के बराबर नहीं होता है, वो 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल के बराबर होता है। तो जब ये 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल के बराबर होगा तो 2f बराबर हो जाएगा 70। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो f बराबर कितना हो जाएगा? सिंपली इसका आधा कितना होगा? क्या कितना होगा इसका आधा? 170, 8 2 16, 85 होगा। तो मेरी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो 85 होगी। कैसे वेरीफाई कर लेते हैं? क्लोज ऑर्गन पाइप में, क्लोज ऑर्गन पाइप में ऑड हार्मोनिक होते हैं। पहला होता है, तीसरा होता है, पांचवा होता है, सातवां होता है। या तो 1F होगा, या तो 3F होगा, या तो 5F होगा, या तो 7F होगा। तो 1F तो 85 है, 85 तिहाई 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24, 240, 8 पचे 8 पचे, ये कितना है? 85 है। तो 85 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आ जाएगा 425। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी अगली फ्रीक्वेंसी जो दी है क्वेश्चन में वो आ जाएगी, कितनी है? 595। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि ये क्लोज ऑर्गन पाइप है जिसकी फंडामेंटल 85 है। तो ये लगाने वाले नाली में गिर गए। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? एक क्लोज ऑर्गन पाइप है, एक क्लोज ऑर्गन पाइप है जिसकी लेंथ दी है हमको कितनी? 105 सेंटीमीटर, मतलब एल जो है 105 सेंटीमीटर है। तो 105 डिवाइडेड बाई कितना मीटर होगी? मीटर में आंसर है? नहीं, मीटर में नहीं, सेंटीमीटर रखो। स्टैंडिंग वेव बन रही है करस्पॉन्डिंग थर्ड ओवरटोन। अब देखो ये स्टैंडिंग वेव है। स्टैंडिंग वेव में क्या होता था? अगर थर्ड ओवरटोन है, थर्ड ओवरटोन का क्या मतलब है? थर्ड ओवरटोन का मतलब है, थर्ड ओवरटोन का मतलब है सेवंथ हार्मोनिक। कैसे? देखो मैंने पहले बताया था, स्टैंडिंग वेव में अगर ये n है तो ये 2n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, ये होता है n, तो 2n प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 3। n क्या है? नंबर ऑफ हार्मोनिक प्लस 1। तो ये सेवंथ हार्मोनिक है। अब सेवंथ हार्मोनिक का क्या मतलब है? क्लोज ऑर्गन पाइप है या ओपन है? क्लोज है, क्लोज क्लोज। क्लोज में तो भाई ये हार्मोनिक होता है, इसको हम ओवरटोन मानते हैं और इसको हार्मोनिक। ये n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ ओवरटोन। तो एक काम करेंगे, जिसमें 7 हार्मोनिक हो रहे हैं उसका डायग्राम बना लेते हैं। ये मेरा डायग्राम है। तो एक हार्मोनिक कैसे बनता है? इसमें एक, ये एक होता है, तो ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, ये पाँच हो गया, ये छः हो गया, ये मेरा 7 हो गया। देखो 7 हार्मोनिक बन गए, 7 हार्मोनिक बन गए। क्वेश्चन में क्या बोला है? डिस्टेंस फ्रॉम द क्लोजेस्ट एंड प्रेशर नोड इज फॉर्म्ड। तो प्रेशर नोड कहाँ बनेगा? अरे यार, इस क्वेश्चन में तो मुझे लगता है इसकी जरूरत ही नहीं, जितना हम लोग ने डिटेल कर लिया। प्रेशर नोड देखो, ये क्लोज हार्मोनिक के केस में होता है, जहां पर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर नॉर्मली है एंटी नोड, यहाँ पर नोड है, लेकिन प्रेशर में उल्टा हो जाता है। हमने प्रेशर की और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखी थी, तो ये डिस्प्लेसमेंट नोड है, ये डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड है, डिस्प्लेसमेंट नोड है। इसका उल्टा होता है, तो ये उसका उल्टा होगा, तो यहाँ पर प्रेशर की नोड बनेगी। तो हमको क्या दिया है? हमको ये पूरा लेंथ दे दिया। ये पूरा लेंथ कितना है? ये लैम्बडा बाई 4 होता है। लैम्बडा बाई 4, 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 कितना लैम्बडा बाई 4? 7 लैम्बडा बाई 4 टोटल। लेंथ कितनी है? 105। तो हमारी सिर्फ जो लैम्बडा बाई 4 की वैल्यू हो जाएगी 105 डिवाइड बाई 7, कितनी आ जाएगी? 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 5 35, 15 सेंटीमीटर। तो इसकी डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर आ गई, मतलब ये सिर्फ इसकी डिस्टेंस आ गई
15 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट पर हमारा क्या बनेगा, प्रेशर नोड। जहां पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होता है वहां पर प्रेशर का नोड होता है। तो 15 सेंटीमीटर पर डिस्टेंस पे बनेगी क्या, एंटी नोड। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई, ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है। किसी ने बोला था ऐसे सवाल नहीं आते एग्जाम में, भाई जाके देख लो बीट्स के सवाल नीट में। जिसने ये बात बोली थी सर को, बहुत गलत बोली थी, सर गुस्सा भी किए थे। इसमें थोड़ा सा सिर्फ एक मल्टी कंसेप्ट मिक्स कर दिया है और कुछ नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए बीट्स क्या होती है। बीट्स जो होती है वो होती है किसी दो क्लोज फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, नज़दीक नज़दीक वाली फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस को ही हम बीट्स कहते हैं। तो जैसे मान लो ये 200 302 है, 303 है, ये 302 है, तो इसका डिफरेंस आ गया 1, तो इसका बीट जो है वो कितना हो जाएगा 1। तो बीट सिर्फ सिंपल ये होता है। अब आपको क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन में हमको क्या दिया है पहले वो देखो। एक ट्यूनिंग फोर्क है, ट्यूनिंग फोर्क आपको पता है चिमटा जैसा रहता है यार, प्रैक्टिकल करते हैं जानते हो कि ये एक ट्यूनिंग फोर्क है। और एक एयर कॉलम है, एक ऐसे एयर कॉलम है। एयर कॉलम है तो मतलब ये क्लोज ऑर्गन पाइप जैसा होगा। हुज टेम्परेचर 51 डिग्री, इसका टेम्परेचर 51 डिग्री था जब ये दोनों, इसका कुछ फ्रीक्वेंसी F1 था, इसका कुछ फ्रीक्वेंसी इसको ऐसे कर लेते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी FS ले लेते हैं, क्या है, अच्छा FT ले लेते हैं, ट्यूनिंग फोर्क है, FT ले लेते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी हम FA ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 4 बीट दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है FT माइनस FA बराबर 4। अब बोलोगे कि FA माइनस FT भी तो 4 हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कौन सा इसमें से कोई एक सही होगा, कौन सा सही होगा हम आगे देखेंगे। ये मेरी 2 इक्वेशन आ गई, इसमें से एक सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हेन टेम्परेचर ऑफ एयर कॉलम, जब इसका टेम्परेचर कम किया तो बीट्स पर सेकंड कम हो गई। इसका टेम्परेचर कम करके कितना कर दिया, इसका टेम्परेचर कम करके हमने कर दिया 16 डिग्री। तो बीट्स डिक्रीज हो गई, ठीक है। नंबर ऑफ बीट्स डिक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर रिमेन 16 डिग्री ओनली। 1 बीट पर सेकंड डिक्रीज हो कितना हो गई 1 बीट। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है सिंपली FT माइनस FA या FA माइनस FT वो 1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया। ये मेरा चिमटा था, चिमटा अभी भी लगा है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क बताओ, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, क्या, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कैसे डिपेंड करती है टाइम पर, 1/2L रूट ऑफ वेलोसिटी रहती है, वेलोसिटी में गामा RT/m, तो ये कुछ F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई रूट T के, ठीक है। तो अगर मुझे सिर्फ फ्रीक्वेंसी बराबर लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर कुछ के कांस्टेंट लेके ऐसे लिख सकता हूँ, मान लेता हूँ ये सारे कांस्टेंट हो गए, ठीक, ये लिख सकता हूँ। अब इससे क्या करेंगे भाई, इससे सिंपली कुछ नहीं करेंगे। बोल रहा है कि टेम्परेचर कम किया तो बीट कम हुआ, इसका क्या मतलब होगा टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी एक तरह से कम कर रहे हैं। तो अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी कम करता हूं तो ये कम होगा या बढ़ेगा, मुझे इतना बताओ। मान लो ये कितना है 20 है, ये 16 है, तो मैं इसको अगर मान रहा हूँ, ये 2 नंबर मान रहा हूँ, इसकी फ्रीक्वेंसी 20 है, इसकी 16 है, तो अगर मैं इसको 16 से 15 करूंगा तो इसका डिफरेंस कितना लगेगा 5। तो एक तरह से बीट बढ़ रहा है, तो ये इक्वेशन गलत हो जाएगी। अब इस इक्वेशन, तब ये वाली मेरी सही होगी। सिंपली करके देख लेते हैं। इसको मैं अगर 24 मानता हूँ, मान लो सिर्फ, और मैं इसको कितना मानता हूँ 20 मानता हूँ, ठीक है, तो 4 आएगा। लेकिन अगर मैं इसको कम करूंगा, मान लो 24 से 23 करूंगा, तो ये देखो ये 3 आ जाएगा। तो एक तरह से बीट कम हो रहा है ना, तो ये वाली इक्वेशन गलत होगी, ये सही होगी। ये सिर्फ मेंटल एबिलिटी से पता चलेगा, इसमें कोई फार्मूला नहीं। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये वाली इक्वेशन गलत है, ये सही है। अब हमको 2 इक्वेशन मिल गई, कौन सी भाई, एफ ए माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्या है, एयर कॉलम, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क बराबर 4 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या, अरे यार क्या था ट्यूनिंग फोर्क, फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, बीट फ्रीक्वेंसी कम हो गई। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है। सिंपली इसको जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे, और क्या। अब इसको आप 10th वाले मेथड से भी कर सकते हैं। 10th वाले मेथड से क्या करेंगे, 10th वाला मेथड ये होगा, एक सेकंड हमने कोई मिस्टेक की है। इसकी फ्रीक्वेंसी कम हुई, मान लेते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी कम होकर क्या हो गई, F2 पहले, FA2 पहले क्या थी, FA1, ठीक है। तो ये मेरा FA2 इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी है। अब हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, एकदम तरीके से क्वेश्चन करेंगे। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे, लेकिन डायरेक्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा चेंजेस करके करेंगे। ये इसको हम अकेला कर देते हैं, तो इसको जब अकेला कर देंगे तो ये FA1 बराबर 4 प्लस FT हो जाएगा। अब ये इक्वेशन 1 हो गई, इसको अकेला करेंगे तो FAT बराबर 1 प्लस FT, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब
ये इक्वेशन 3 हो गई, ये 4 हो गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 से। तो F(a1) डिवाइडेड बाई F(a2) इज इक्वल टू 4 प्लस Ft डिवाइडेड बाई 4 प्लस Ft। ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हुई है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है। अब ये टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर था। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर था तो रेशियो लेंगे तो के कट जाएगा, तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ पहले टेम्परेचर कितना था 51 डिग्री। अब 51 डिग्री में 273 जोड़ेंगे, 51 प्लस 273 तो कुछ वैल्यू आएगी, और बाद में कितना हो गया 16 प्लस 273 बराबर 4 प्लस Ft डिवाइडेड बाई 1 प्लस Ft। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 324, इसको जोड़ेंगे तो 289 289 तो 4 प्लस Ft बराबर 1 प्लस Ft। अब इसको सॉल्व करते हैं। 324 का रूट क्या होता है 18 18, हाँ 18, और इसका कितना होता है 17, तो 17 बराबर 4 प्लस Ft आ गया, 1 प्लस Ft आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो हमारी Ft की वैल्यू जो है वो कुछ आ जाएगी 50। अब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई बचा है, क्या बचा है इसमें, कर ही देता हूँ यार। 18 प्लस 18 Ft बराबर 17 चौका 68 प्लस 17 Ft। ठीक है, 17 Ft से 18 Ft 17 Ft जाएगा, कितना बचेगा सिर्फ Ft। 68 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा 50, आ गया वैल्यू। तो ये वाला आंसर सही होगा। आगे चलेंगे। अब देखो सेकंड हार्मोनिक, देखो सेकंड हार्मोनिक का क्या मतलब है, सेकंड हार्मोनिक 2 है, और वैसे भी ओवरटोन में सेकंड हार्मोनिक आता ही नहीं है। ठीक, ओवरटोन नहीं यार, क्लोज में, क्लोज पाइप में सेकंड हार्मोनिक जैसा कुछ होता ही नहीं। ये तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मतलब ये ऐसे एक स्ट्रिंग है, तो बोल रहा है उसको स्ट्रेच किया 2 रिजिड पॉइंट के बीच में, वेयर स्ट्रिंग हैज टू बी प्लग्ड। प्लग्ड का क्या मतलब है, अब आपकी अंग्रेजी अगर खराब है तो नहीं समझ पाएंगे। प्लग्ड का मतलब है खींचा, खींचा मतलब, अरे यार प्लग मतलब जहां पर एंटी नोड बनेगा, एंटी नोड जहां पर बनेगा, और टच का मतलब है जहां पर जस्ट टच किया है, जस्ट टच कर रहा है। तो प्लग्ड का मतलब होगा जहां पर एंटी नोड बन रहा है और जहां पर टच करेंगे वहां पर फिक्स पॉइंट होगा। फिक्स पॉइंट मतलब नोड। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, 2 रिजिड सपोर्ट के बीच में कहाँ उसको प्लग करेंगे, कहाँ उसको, देखो अब सेकंड हार्मोनिक है, सेकंड हार्मोनिक का क्या मतलब है, सेकंड हार्मोनिक का मतलब है 2 बार ये बनेगा। तो जब ये 2 बार बनेगा तो यहाँ पर इसको हम दबाए हैं, मतलब यहाँ पर इसको फिक्स किए हैं, यहाँ पर इसको टच किए हैं और यहाँ पर इसको प्लग किए हैं। तो ये पूरा डिस्टेंस L है, तो ये हो जाएगा मेरा L/2, और ये जहाँ पर एंटी नोड बढ़ेगा L/4। सिंपल। तो आपको सिर्फ ये पता हो चाहिए अब यहाँ पर जो है वो टच होता है, यहाँ पर प्लग होता है, टच का मतलब फिक्स पॉइंट। तो हमारा L/4 एंड L/2 विल बी माई आंसर। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। एक स्टैंडिंग वेव है, ऑल पार्टिकल ऑफ द मीडियम क्रॉसेस द मीन पोजीशन। तो सर ने बताया था स्टैंडिंग वेव में सिर्फ ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करता है, ये थ्योरी में क्वेश्चन बताए थे सर। तो ऑल पार्टिकल ऑफ स्टैंडिंग वेव वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से सेम इंस्टेंट को क्रॉस करते हैं। तो डिफरेंट स्पीड सेम इंस्टेंट मतलब यहाँ पर होगा, ये जब यहाँ पर आएगा तो ये सारे पार्टिकल अलग स्पीड से आएंगे, और सेम इंस्टेंट गलत है ये, इसलिए ये सही है, सेम इंस्टेंट पे। आगे चलते हैं। एक यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है, एक यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है, वो रेजोनेट कर रही है, रेजोनेट मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम। यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है, ये मेरी स्ट्रिंग है। यहाँ पर देखो सही बताऊँ ना, ट्यूनिंग फोर्क का कुछ काम ही नहीं है, इस क्वेश्चन में था या किसी और में था। एक यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है, वो ट्यूनिंग फोर्क के साथ रेजोनेट कर रही है। जब इसको हम टेंशन कितना दे रहे हैं 32। ठीक, इफ इट डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट, मतलब ये पहले ऐसे था, 2 सेगमेंट डिवाइड करने का मतलब है इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, बाय प्लेसिंग वेज एट डिस्टेंस 1/4, ये बीच में नहीं बना है, इसको हम 1/4 डिस्टेंस पे वेज लगाया है, तो ये कुछ यहाँ पर होगा 1/4, मतलब इसका ये यहाँ पर होगा और ये यहाँ पर बनेगा। तो ये मेरा कितना हो गया 1/4 डिस्टेंस मतलब L/4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो बोल रहा है लेंथ फ्रॉम द वन एंड देन रेजोनेट विद द सेम फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंशन। तो सिंपली भाई अगर अगर अभी भी ये सेम फ्रीक्वेंसी रेजोनेट कर रहा है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ F1 है, इसकी F2 है, तो F1 माइनस F2 यहाँ पर 0 होगी, और यहाँ पर भी बोल रहा है F1 माइनस F2 0 हो रही है। तो जब ये 2 बनाएगा, पहली बात फ्रीक्वेंसी टेंशन के कैसे प्रोपोर्शनल होती है ये हमको पता है, ये हम तो याद यार रट डाले हैं, ये फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ टेंशन की होती है। तो वो केस दे दिया कि अभी भी दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब F1 ऑफ स्ट्रिंग विल बी F2 ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो अगर फ्रीक्वेंसी अभी भी सेम है, रेजोनेट कंडीशन आ रही है, तो क्या करेंगे, तो क्या होगा, तो सिंपली F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट टी के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है L के। तो ये ऐसा इसके प्रोपोर्शनल है और बोल रहा है कि फिर भी बाद में वो रेजोनेट कर रहा है, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है।
रेजोनेट कर रहा है, तो F1 क्या हो जाएगा, रूट ऑफ T1 डिवाइडेड बाई L1 जो पहले लेंथ थी और बाद वाली टेंशन डिवाइडेड बाई L2। L1 हमको पता है L है, बाद वाली L2 जो है वो 1/4 डिस्टेंस पे है तो L/4 है। L1 हमको पता है 32 है, तो हमको T2 नहीं पता चल जाएगी, कैसे नहीं पता चलेगी भाई, ये हो गया रूट 32, ये हो गया L बराबर, ये हमको T2 निकालनी है, ये हो गया मेरा L/4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा। तो रूट 32, रूट के अंदर 32 क्या होता है, 4 चौक 16, 4 गुणे 4 मल्टीप्लाई बाई 16 दूना 32, ठीक है, डिवाइडेड बाई L, तो 4 इसके ऊपर गया तो 4 ऐसे बन गया और ये बन गया T2, तो इसके बाहर क्या आ गया 4 और ये हो गया √2L, तो ये हो गया 4, यहाँ पर एक L था भाई, √T2L, तो L से L कैंसिल हो गया। अब सिर्फ इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, मेरे भांजे आए हैं घर पर, हाले परेशान करके रख देते हैं, वीडियो डालूंगा, देखो इन लोगों का भी यूट्यूब पे। L से L कैंसिल हो गया, तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा T2 जो है वो √2 के बराबर आ जाएगा, तो T मेरा क्या हो जाएगा, T2 √2 के बराबर आ जाएगा। तो देखो ये T2 √2 है, रूट से रूट कैंसिल, तो T2 जो है वो मेरा 2 न्यूटन आ गया। तो 2 न्यूटन टेंशन रखेंगे तब फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम होगी, मतलब इसको कम कर दिया तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई, तब जाके रेजोनेट करेगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अब देखो फिर से अच्छा सवाल, दो नियरेस्ट हार्मोनिक ऑफ ट्यूब क्लोज, क्लोज मतलब क्लोज मतलब ये वाला भाई, ये वाला ओपन एट वन एंड, एक एंड से क्लोज है एक एंड से ओपन है, तो उसकी जो नियरेस्ट फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 220 और 260, तो फंडामेंटल कितनी होगी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 40, ठीक, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 40 है। बट हमको पता है क्लोज ऑर्गन पाइप में कंजिक्यूटिव फ्रीक्वेंसी का जो वो होता है फ्रीक्वेंसी, दो फ्रीक्वेंसी के बीच वो 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल होती है, तो मेरा 2f बराबर हो जाएगा 40, तो f हो जाएगा मेरा 20, तो 20 आंसर आएगा। ये गलत होगा क्योंकि क्लोज ऑर्गन पाइप में दो फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस 2f होता है, पहले ही बताया है मैंने, मैं फिर से क्यों बता रहा हूँ। आगे चलेंगे। नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशन, एयर कॉलम है और एक पाइप है, क्या है, पाइप है क्लोज्ड एट वन एंड, तो ये मेरा एयर कॉलम है, ये मेरा एयर कॉलम है, और एक क्लोज पाइप है, क्लोज ऑर्गन पाइप है, जिसकी लेंथ जो है वो एयर कॉलम अच्छा एयर कॉलम की पाइप ही है, तो एक क्लोज ऑर्गन पाइप है एक तरह से, जिसकी लेंथ जो है वो कितनी है, लेंथ जो है वो 85 सेंटीमीटर है, और बोल रहा है कि 1250 के नीचे नीचे कितनी फ्रीक्वेंसी होंगी, तो कितनी फ्रीक्वेंसी पॉसिबल होगी भाई। अब इसकी अगर लेंथ इतनी है तो हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे भाई, हम इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एफ क्या होता है, एफ क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए बताया था, वी डिवाइडेड बाई 2L, 2 होता है O2 के लिए, C4 के लिए 4L हो जाएगा। तो वी क्वेश्चन में दिया है 340, 4 हमको 4 ही है, L की वैल्यू दी है 85 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या 34,000 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 85। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगी 100, आ गई 100 आ गई, तो 100 के मल्टीपल में चलेगा, 100 200 300, गलत, क्यों, क्योंकि ये क्लोज ऑर्गन पाइप है, क्लोज ऑर्गन पाइप में NF नहीं होता है, वो F होता है, 3F होता है, 5F होता है, 7F होता है, 9F होता है। तो कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, ये 100 होगा, दूसरी फ्रीक्वेंसी जो है उसकी 300 होगी, अगली होगी 500, अगली होगी 700, फिर होगी 900, फिर होगी 1100, फिर होगी 1300, तो 1300 तो 1250 के ऊपर चली गई, तो हमारी कौन सी बची, 1 2 3 4 5 6, 6 फ्रीक्वेंसी ऐसी होंगी जो 1250 के नीचे होंगी। आगे चलेंगे। सेकंड ओवरटोन ऑफ एन ऑर्गन पाइप, अब ध्यान से देखना, ओपन ऑर्गन पाइप हैज सेम फ्रीक्वेंसी एज फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। ऐसे सवाल नीट में आते हैं, यह एक अच्छा सवाल है, क्यों, सेकंड ओवरटोन हमको बता दिया है, तो ओपन पाइप क्लोज पाइप, ओपन पाइप का सेकंड ओवरटोन ओपन पाइप में nth जो है वो था मेरा हार्मोनिक और n-1 था ओवरटोन, तो हमको क्या बता रहा है, सेकंड ओवरटोन ओपन ऑर्गन पाइप का, मतलब हमको इसकी वैल्यू सेकंड दे दी n-1, तो n कितना हो गया, n हो जाएगा 3, मतलब ये कितना है, ये है मेरा थर्ड हार्मोनिक। आगे चलेंगे क्लोज के बारे में, क्लोज के बारे में बोल रहा है कि फर्स्ट ओवरटोन, क्लोज में क्या होता था, क्लोज में जो n नंबर है वो ओवरटोन को बताता था और 2n+1 जो है वो हार्मोनिक को बताता था, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू दे दी है, कितनी दी है इसकी वैल्यू, कितनी वैल्यू है भाई, फर्स्ट ओवरटोन 1 है, फर्स्ट ओवरटोन है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 + 1, तो ये थर्ड हार्मोनिक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि क्लोज ऑर्गन पाइप का थर्ड हार्मोनिक बराबर है फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गन पाइप के कौन से फ्रीक्वेंसी से, थर्ड हार्मोनिक, इसका भी थर्ड, इसका भी थर्ड, इसका भी थर्ड, इसका थर्ड हार्मोनिक, इसका भी थर्ड हार्मोनिक, तो क्लोज ऑर्गन पाइप फ्रीक्वेंसी क्या होती है 2, 1 सेकंड 2 नहीं n
एन वी डिवाइडेड बाई 4L होती है, और ओपन की क्या होती है, एन वी डिवाइडेड बाई 2L, सॉरी ये एन नहीं होती है, ये एन प्लस क्लोज ऑर्गन पाइप है ना, 2n+1 होती है। ठीक, तो हमने तो हार्मोनिक पहले ही निकाली, इस पूरे वैल्यू को हार्मोनिक बोलते हैं, तो ये हमने 3 निकाल ली है, तो ये 3v/4L हो जाएगी, ये भी 3v/2L हो जाएगी। तो v से v कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। अब हमको लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप बतानी थी, क्लोज ऑर्गन पाइप की लेंथ कैपिटल L थी, और उस ओपन के बताना था, तो ये मेरी है किसकी लेंथ, क्लोज ऑर्गन पाइप की, ये हमको बतानी है। तो ये हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो L बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ LC, मतलब 2 गुना होगी। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। एक एंड से क्लोज है, ठीक है, और एक एंड से ओपन है, फिर एक हम ट्यूनिंग फोर्क ले रहे हैं, ट्यूनिंग फोर्क ले लिए। अब इसको हम इसके साथ रेजोनेट कर रहे हैं, तो इसमें सर ने बताया था एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये कुछ लेंथ मेरी L है, जिसकी वैल्यू दी है कितनी, 50 है। अब ये रेजोनेट कर रही है, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो रही है। तो फिर से ऐसा क्या करें कि इसकी लेंथ, क्या बोल रहा है, नेक्स्ट लार्जर लेंथ, तो इससे बड़ी कितनी लेंथ होगी, ये वाली लेंथ कितनी होगी, फिर से ट्यूनिंग फोर्क को रेजोनेट करने के लिए। तो ध्यान से देखो, ये मेरी कुछ लेंथ है, क्लोज ऑर्गन पाइप है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी f ये मान लेते हैं, तो अगली नेक्स्ट लार्जर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 3f ही होगी, 2f तो हो नहीं सकती क्योंकि क्लोज ऑर्गन पाइप है। इसके साथ रेजोनेट कर रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है f और 3f बराबर हैं। तो कैसे बराबर होगी, f हो जाए v/4L, लेकिन 3f क्या हो जाएगा, 3v/4L डैश। अब देखो यहाँ पर कुछ फ्रीक्वेंसी आएगी, मान लेते हैं इसको अगर कांस्टेंट मानते हैं तो 1/4, जस्ट अज्यूम 1/4, लेकिन यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 3/4। बताओ दोनों की वैल्यू सेम है, नहीं सेम है, क्या क्यों नहीं सेम है, अरे भाई 1/4 0.25 होता है, 3/4 0.75 होता है। तो वो कुछ ऐसा लेंथ, वेलोसिटी में तो कुछ नहीं करना है, लेंथ को कुछ ऐसा करना है, लेंथ में कुछ ऐसा करना है कि ये 0.75 से 0.25 बन जाए। तो सिंपली लेंथ को हम बढ़ा देंगे। ये यहाँ पर लेंथ कितनी थी, ये वैल्यू तब आई थी जब लेंथ 50 थी, तो अगर हम इसको 50 से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू छोटी होती जाएगी। जो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर है, डिनोमिनेटर को अगर बढ़ाएंगे तो न्यूमिनेटर छोटा होगा, तो L मेरी कुछ इंक्रीज होगी, ये तो पता चल गया। अब कितनी इंक्रीज होगी ये निकालने के लिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से सॉल्व करके भी कर सकते हैं। कैसे, V सेम, तो ये हो जाएगा 1/4, L की वैल्यू क्या थी 50 बराबर 3/4, यही L डैश की वैल्यू चाहिए। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 4L डैश डिवाइडेड बाई 4 × 20, नीचे 200 बराबर 3 डिवाइडेड बाई 4 को इस साइड लाए तो इसको इस साइड लेके जाएंगे, तो 4L डैश बराबर 3 दूनी 600, ये 4 है, तो 600 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, तो मेरा आ गया क्या, L डैश 150 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया 150। इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, कैसे, ये अगर फ्रीक्वेंसी 3 गुना बढ़ी तो पक्का है 3 गुना बढ़ी, बट रेजोनेट कर रहा है, तो f बराबर 3f कैसे होगा, तो लेंथ को हमको बढ़ाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को बढ़ाएंगे तो न्यूमिनेटर को मैनेज कर लेगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी 3 गुना बढ़ी तो हमको रेजोनेट करने के लिए, दोनों को बराबर करने के लिए लेंथ को भी 3 गुना बढ़ाना पड़ेगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। एंड करेक्शन, एंड करेक्शन क्या होता है आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए। एंड करेक्शन, जैसे अगर कोई क्लोज ऑर्गन पाइप है तो यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पर नहीं बनता है एंटी नोड, थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, तो इसी को एंड करेक्शन बोलते हैं। जो 0.6 टाइम्स R होती है, R जो है वो रेडियस ऑफ ऑर्गन पाइप होती है। ये ओपन के केस में हो गया, क्लोज के केस में डबल हो जाएगा, 1.2R हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड बनेगा। और एक ये रिलेशन याद रख लो कि वो जो हम एक्सपेरिमेंट किए थे, बाद में L2 कर दिए, पहले L1 कर दिए, तब एंड करेक्शन निकालेंगे E बराबर L2 माइनस 3L1 डिवाइड बाई 2 से। अब देखो अगला सवाल, अब ये देखो बीट्स पर सवाल है। बीट्स मैंने पहले बता दिया क्या है बीट्स, बीट्स है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। अब देखो एक इक्वेशन दी है, एक इक्वेशन है, हमको नंबर ऑफ बीट्स बतानी। नंबर ऑफ बीट क्या होती है, F2 माइनस F1। बीट कैसे निकालेंगे, ये क्या है ओमेगा टी, तो ओमेगा मेरा यहाँ से हो गया 500 पाई, तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई F1 ले लेते हैं इसको, तो ये हो गया 500 पाई, पाई से पाई कैंसिल और 2 से 500 कैंसिल, तो F1 मेरा आ गया 250। अभी इस वाले इक्वेशन पर चलते हैं, यहाँ पे ओमेगा जो है वो 506 पाई है, तो ये 2 पाई F हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा, तो 506 में से पाई कैंसिल, 2 से 506 को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा मेरा कुछ 250, 253 आ गया मेरा 253, तो F2 आ गया 253, तो F2 माइनस F1 मेरा सिंपली 3 आ जाएगा। इसी को बीट्स कहते हैं, बीट्स पर सेकंड। अब देखो अगला सवाल, अगला सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। क्या है, दो सोर्स हैं, एक का इक्वेशन ये है, एक का इक्वेशन ये है, तो ऑब्जर्वर
सोर्स के पास खड़ा है तो क्या सुनेगा, कितना बीट। तो सिंपली पिछले वाले मेथड से यहाँ से हम ओमेगा लिख सकते हैं 600, 600 पाई। यहाँ पे हम ओमेगा 2 लिख सकते हैं क्या, 608 पाई। तो यहाँ से डायरेक्ट हम F1 लिख सकते हैं 300 और F2 लिख सकते हैं कितना, 304। अब भाई इसको भी स्टेप बाय स्टेप करना तो थोड़ा अजीब लगता है ना। तो कितना बीट सुनाई दे रहा है, F1 माइनस F2, 300 माइनस 304। तो 300 में 300 आ जाएगा तो 4 आ जाएगा, तो हमारा 4 बीट हो जाएगा। अब इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। एम्पलीट्यूड कितना है, एक का 5 है, एक का 4 है। इंटेंसिटी का रिलेशन क्या होता है एम्पलीट्यूड के साथ, हमने बहुत पहले ही पढ़ा है क्या, कि जो इंटेंसिटी होती है आई मैक्स, वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है A1 प्लस A2 के स्क्वायर की। और आई मीन क्या हो जाएगी, A1 माइनस A2 के स्क्वायर। अब A1 A2 कितना है, 5 और 4, तो 5 पच्चे 25, 4 चौक 16 और 5 माइनस 4 का स्क्वायर, 5 माइनस 4 का स्क्वायर, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, ये हो गया ये। और यहाँ पर प्लस करना था तो सीधा सीधा प्लस कर दिए, 5 4 1 सेकंड ऐसे नहीं, 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर तो 9 9 81 डिवाइडेड बाई 5 में से 1 गया 81, 1। तो 81 और 1 आया मेरा वैक्सिंग। अच्छा वैक्सिंग मैंने तो बताया नहीं, वैनिंग का मतलब होता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी या मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा, वैक्सिंग मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी इस पर होगी। तो हमारा ये वाला ऑप्शन ही सही होगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगले सवाल बड़े खास हैं, बहुत खास। क्यों पता है, क्योंकि अच्छे सवाल हैं भाई, हाँ सच में अच्छे सवाल हैं। तो हम क्वेश्चन करते हैं अगला। अगला क्वेश्चन क्या है, एक सोर्स है, फ्रीक्वेंसी जो है वो 4 बीट दे रहा है, 4 बीट फ्रीक्वेंसी दे रहा है विथ द सोर्स ऑफ नॉन फ्रीक्वेंसी 250। मतलब वो 250 के साथ 4 बीट दे रहा है, तो 250 के साथ वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, 4 बीट दे रहा है तो या तो ये 254 होगी या तो ये 246 होगी। मेरा आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा। जितने भी क्वेश्चन नीट में आए इसी से बन जाएंगे। दो ऑप्शन आप काट सकते हैं, 40 वाला कट, 60 वाला कट। तो अगला वाला। अब इसके बाद कुछ कंडीशन दी होगी, ध्यान से देखना। सेकंड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक बता रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ओपन हार्मोनिक पाइप है और सेकंड हार्मोनिक है उसमें। तो सेकंड हार्मोनिक में क्या होता है, सेकंड हार्मोनिक का सिंपली फ्रीक्वेंसी 2f कर देते हैं हम। जैसे फ्रीक्वेंसी f है तो f का 2f हो जाएगा, फिर अगर थर्ड हार्मोनिक होता तो 3f हो जाएगा। तो सेकंड हार्मोनिक है, सोर्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी, मतलब ये अननोन फ्रीक्वेंसी थी, इसका हमने सेकंड हार्मोनिक लिया। इसका सेकंड हार्मोनिक क्या होगा, इसका सेकंड हार्मोनिक हो जाएगा 200। ये सर ने क्लास में गलत किया था, पहले बता देता हूँ, सर ने कमेंट ऑफ कर दिया था वरना बच्चे बता दिए होते। ये हो जाएगा 492 और दूसरा वाला जो पॉसिबल है वो कितना हो जाएगा 254। 254 नहीं यार, मैं भी गलत कर रहा हूँ, 508। अरे भाई 254 का डबल कितना होगा 508 और 246 का डबल कितना होगा 492। सर ने इस क्लास में गलत लिखा था, अभी बता देता हूँ तो माइंड मत करना, बट आंसर सर सही लाए थे। ये किसके साथ 513 वाले के साथ कितना बीट दे रहा है, ये बीट दे रहा था मेरा कुछ 4, लेकिन ये बीट दे रहा है 5, ये दे रहा है 5 बीट। मतलब ये कि इन दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच का जो डिफरेंस है वो 5 आ रहा है। तो 513 में से 492 घटाएंगे तो 5 तो कभी नहीं आएगा, लेकिन 508 में से 513 घटाएंगे तो 5 बीट आ जाएगा। तो ये मेरा गलत होगा, ये सही होगा। तो 508 को किसको डबल करके आया था 254 को, इसीलिए मेरा आंसर 254 वाला सही होगा। आगे चलेंगे इसी पैटर्न पर, अगले के 5-6 सवाल हैं, हम फटाफट पाँचों करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में तो फालतू में स्ट्रिंग दे दिया था, वो दे दिया था क्या बोलते हैं ट्यूनिंग फोक। एक स्ट्रिंग है 205 हर्ट्ज एमिट कर रही है करेक्ट टेंशन पे, एक स्ट्रिंग है अपने करेक्ट टेंशन टी पर वो 205 हर्ट्ज एमिट कर रही है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो स्ट्रिंग अगर टाइट किया, स्ट्रिंग को टाइट करने का क्या मतलब है कि टेंशन को इंक्रीज किया, टेंशन को इंक्रीज करने पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रूट ऑफ टेंशन के। तो फ्रीक्वेंसी कुछ 205 से बढ़ेगी, तो ये 205 से कम हो रही है, ये भी 205 से कम है। अब बच रहा है 208 और 211। अब ध्यान से देखना, पहला वाला कंडीशन 205 हर्ट्ज इज करेक्ट टेंशन, द स्ट्रिंग इज स्लाइटली टाइट देन प्रोड्यूस 6 बीट इन 2 सेकंड। इसका क्या मतलब है, जब इसको टाइट किया, एक वायलिन है 205 एमिट हर्ट्ज कर रही, स्ट्रिंग इज टाइटन, स्ट्रिंग को स्लाइटली टाइट किया तो वो कितना बीट दी जब इसको टाइट किया। तो यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी F1 मान लेते हैं हम, इसकी फ्रीक्वेंसी F2 मान लेते हैं। तो F1 माइनस F2 जो है वो कितना आया 6 बीट पर सेकंड, 2 सेकंड में। तो 6 बीट 2 सेकंड में हुआ तो 1 सेकंड में कितना होगा 3 बीट। तो ओरिजिनल बीट पर सेकंड ही होता है तो 3 होगा। तो या तो अगर ये 3 बीट दे रहा है तो 205 में हम क्या करेंगे, 3 को जोड़ेंगे 208 और 208 बन जाएगा और 202 बन जाएगा। यार मेरा स्क्रीन 202 बन जाएगा। तो टेंशन बढ़ाने पर फ्रीक्वेंसी सिंपली बढ़ेगी,
तो ये वाला नहीं होगा और 208 वाला मेरा सही होगा। क्यों? क्योंकि अभी भी ये फ्रीक्वेंसी 205 ही दे रहा था, तो कुछ ना कुछ तो टेंशन बढ़ा, इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ, ये पहले 205 थी, इसको जब बढ़ाए तभी भी ये दोनों का फ्रीक्वेंसी 205 ही दे रहा था रेजोनेंस, तो इसको कुछ ना कुछ और बढ़ाना पड़ेगा, तो टेंशन बढ़ा है, तो 208 वाला मेरा सही आंसर होगा। आगे चलेंगे। इन क्वेश्चनों पर बच्चे अक्सर फंसते हैं, लेकिन मैंने सरकारी तरीका निकाला है, सर से ही सीखा है, लेकिन बहुत ही गजब है, ये वाला नहीं है। इसके अगला अगला 2-3 सवाल है। एक फ्रीक्वेंसी सोर्स वी है, फ्रीक्वेंसी की सोर्स वी है, वो 5 बीट दे रही है जब वो 200 के साथ 5 बीट देने का मतलब है कि इसके साथ वाली फ्रीक्वेंसी या तो 205 रही होगी या तो 195 रही होगी। ठीक है। सेकंड हार्मोनिक मतलब फ्रीक्वेंसी को जब डबल किया, सेकंड हार्मोनिक ऑफ सोर्स मतलब गिव 10 बीट, सेकंड हार्मोनिक ऑफ सोर्स गिव 10 बीट। जब सेकंड हार्मोनिक मतलब फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा रहे हैं, किसकी? सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 200 व्हेन सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी वी, तो हम इसको बढ़ा रहे हैं, इसकी वैल्यू है वी, तो हम क्या बोल रहे हैं? सोर्स गिव 10 बीट, अगर हम इसको 2v कर दें तो 2v करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 410, और ये मेरा हो जाएगा 390। तो 390 हो रहा है किसके साथ? विथ सोर्स ऑफ 420। तो ये पहले कितना बीट दे रहा था? 5। अब कितना बीट दे रहा है? ये बता दिया क्वेश्चन में कि अब 10 बीट दे रहा है। तो 10 बीट देने का मतलब है इसके और इसके बीच, किसके बीच बीट 10 होगा? इसके बीच तो बीट 20 है, इसके बीच बीट 10 है, मतलब फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। तो ये वाला गलत, ये वाला सही। तो 410 किसका मल्टीपल था? डबल था 205 का, तो मेरा 205 वाला आंसर सही। देखो ये दोनों में से एक सही होगा, ये बाद वाला देखते नहीं है, पहले वाला ही देखते हैं, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी वैल्यू ऑफ वी। तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, लेकिन मेरा ये वाला 410 वाला करेक्ट है, क्योंकि ये 10 बीट दे रहा है 420 के साथ, तो मेरा आंसर 205 आ जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। सेम मेथड, कुछ अलग नहीं, सेम मेथड से करेंगे। अगर 2 ट्यूनिंग फोर्क है 1 और 2, दोनों साउंड कर रहे हैं टुगेदर और 4 बीट पर सेकंड दे रहे हैं। नाउ टेप इज अटैच। पहले आपको एक चीज और बता दूं, अगर ये ट्यूनिंग फोर्क है, अगर इसको शार्प करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अगर इसको वैक्स करेंगे, वैक्स मतलब उस पर मोम लगाना, मोमबत्ती का मोम लगाना, तब भी फ्रीक्वेंसी कम होगा। दूसरी चीज, अगर उसको शार्प की जगह उस पर टेप लगाएंगे या फिर वैन करेंगे, वैनिंग मतलब छीलने जैसा ही कुछ है, छीलने जैसा नहीं है भाई, अगर उसको शार्प करेंगे, यार मैं गलत बता रहा था, अगर उसको शार्प करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और ये पतला हो जाएगा ना, तीखा आवाज निकालेगा। और दूसरी चीज, या फिर शार्प करें या फिर उसको वैन करें तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। दूसरी चीज, अगर उसको हम टेप लगाते हैं, टेप चिपका देते हैं इसके ऊपर, ऐसे मोटा कर देते हैं, तो टेप लगाएं या फिर उस पर मोम लगाएं, वैक्स लगाएं, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला? सम टेप इज अटैच ऑन prong 2, ठीक है, देन साउंडेड एंड अगेन गिव 6 बीट। पहले कितना बीट दे रहा था? 4 बीट। बाद में कितना बीट दे रहा है? 6 बीट। मतलब क्या? बीट बढ़ा। इफ फोर्क 1 की फ्रीक्वेंसी 200 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 200 दे दी, तो इसका क्या मतलब है? इस केस में सारे क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, पूरा पहले पढ़ो। तो इसको 4 बीट देने के लिए इसकी फ्रीक्वेंसी या तो 204 होगी या तो 196 होगी, और या तो ये सही होगा या तो ये 204 196। एक सेकंड, या तो ये सही होगा या तो ये दोनों गलत हो गए, तो दोनों में से कोई एक सही है, या तो ये या तो ये। अब आगे कंडीशन देखेंगे कि जब क्या? टेप अटैच ऑन prong 2, इस पर हमने टेप लगाया तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। जब इस पर टेप लगा देंगे भाई तो फ्रीक्वेंसी तो इसकी कम ही हो जाएगी ना। तो फ्रीक्वेंसी कम होकर कितना होगी? आते हैं इस वाले को लेकर। फ्रीक्वेंसी कम होकर कुछ 204 से 202 होगी, या तो 200 हो जाएगी। अब इसको कम करेंगे तो कितना होगी? 196 से, या तो 194 हो जाएगा या तो 192 हो जाएगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अब 200 के साथ फिर से इसको लगाओ, इसको हम 200 के साथ लगाएंगे, इसको भी 200 के साथ लगाएंगे, तो बीट कितना देगा? 2। ये कितना बीट देगा? 0। तो क्या हो रहा है? अगर मैं फ्रीक्वेंसी कम करके लगा रहा हूं तो बीट कम हो रहा है भाई। और क्वेश्चन में क्या बोला? बीट 6 हो गया, मतलब बीट बढ़ा था। तो मेरी ये वाली इक्वेशन गलत होगी और ये वाली सही होगी। सीधा सीधा करके भी देख लेते हैं। अगर मैं इसके साथ 200 वाली फ्रीक्वेंसी लगाऊंगा तो बीट 6 हो रही है, इसके साथ लगाऊंगा तो बीट मेरी 8 हो जाएगी। तो क्या हो रहा है? बीट बढ़ रहा है। तो ये वाला इसलिए गलत है और ये वाला सही है। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब 194 के जो कम कर रहे हैं, 196 वाला पार्ट सही है। तो मेरा आंसर ये हो जाएगा, ये गलत होगा। आगे चलेंगे। इसको भी सेम मेथड से करेंगे, कुछ अलग नहीं। एक ट्यूनिंग फोर्क है अननोन फ्रीक्वेंसी का, वो 4 बीट दे रहा है, जब उसको हम 254 के साथ क्या कर रहे हैं? बजा रहे हैं। तो 254 के साथ 4 बीट देने का मतलब इसके साथ वाली जो ट्यूनिंग फोर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी 250 होगी,
या तो 258 होगी। अब या तो ये सही होगा या तो ये, तो या तो 250 सही होगा या तो 258, 254 वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब क्या बोल रहा है, वह सेम नंबर ऑफ बीट दे रहा है, यहाँ पर कुछ मान लेते हैं, बीट कितना दे रहा है यहाँ पर 4। वह सेम नंबर ऑफ बीट पर सेकंड व्हेन अननोन फोर्क इज लोडेड, ये मेरा अननोन फोर्क है। अब देखो लोड किया, लोड मतलब लोड उसका बढ़ाया, तो एक तरह से उस पर वैक्स लगाया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। जब इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तब भी बीट कांस्टेंट है, तो ऐसा कब होगा देख लेते हैं। कम करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी, 250 से इसको 248, 248 से 246, 246 से इसको 244, तीन ही वैल्यू रखते हैं यार, कम कर रहे हैं ना बस। अब इसको कम करते हैं, इसको कम करते हैं, कितना कम करोगे इसको, 258 से 256, 256 से 254, 254 और 254 से 252, 252 से 250। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसके साथ अगर साउंड करेंगे 254 वाली को, इसके साथ 254 वाली को, इसके साथ 254 वाली को, तो क्या होगा, तब मेरी क्या बीट कितनी आ रही है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 6 का, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, ये 6 का है, ये 4 6 ये 54 है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ गया 10 का। और इसके बीच कितने का डिफरेंस है, 46 और 54, अरे भाई 46 है, ये 54 है, 8 का डिफरेंस आएगा, 44 और 54 में 10 का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर कंटिन्यूअसली बीट इंक्रीज हो रही है, कभी भी इक्वल नहीं आएगी बीट। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, ये 56 है, ये 254 के साथ बजाएंगे, 254 के साथ इसको साउंड करेंगे, फिर 254 के साथ साउंड करेंगे, फिर 254 के साथ, तो यहाँ पर बीट कितनी हो गई 2, यहाँ पर बीट क्या हुई 0, फिर से यहाँ पर बीट क्या हो गई 2, फिर से यहाँ पर बीट 4 आ गई। इसका मतलब इसमें कंटिन्यूअसली बीट इंक्रीज हो रही है और इसमें बीट इंक्रीज डिक्रीज हुई लेकिन फिर से 4 आ गई। तो इस वाले में ही पॉसिबल है ऐसा, इस वाले मतलब 258 वाले में। तो मेरा आंसर 258 इज राइट वाला होगा, जो दोबारा से बीट 4 दे देगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। 10 ट्यूनिंग फोर्क है, 2 ट्यूनिंग फोर्क है, ए और बी, 2 ट्यूनिंग फोर्क है ए और बी, 5 बीट दे रहे हैं। तो 5 बीट जब वो दे रहे हैं तो कहाँ गया यार पेन, मेरा नहीं चल रहा है साला। 5 बीट दे रहे हैं, जब उसको 260 के साथ साउंड किया, तो 260 के साथ साउंड करने पर 5 बीट देने का मतलब है या तो ये 265 होगा या तो ये 255 होगा। सिंपली या तो ये आंसर सही या तो यही। तो 265 हो सकता है, 255, 260, 250 नहीं होगा। आगे क्या बोल रहा है, बीट फ्रिक्वेंसी, अगर हम इसको बी वाले को हम लोड कर रहे हैं, लोड करने पर इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो कम हो जाएगी। तो जब इसको लोड करेंगे तो इसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। और बोल रहा है कि बीट फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो गया, बीट फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो गया। तो करके देखते हैं दोनों केस। 260 से 258, 258 से एक सेकंड, 258 से स्टार्ट करते हैं। 258 कम किया, फिर उसके बाद 256 कम किया, फिर उसके बाद 254 कम किया। ठीक है, अब दोबारा केस भी वेरीफाई करना है, तो 258, 256, 254। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ ये वाली फ्रीक्वेंसी लगाएंगे 265 वाली, और देखेंगे बीट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो 265, 265, 265, तो इसके और इसके बीच का बीट कितना हो जाएगा 7, इसके और इसके बीच का बीट क्या हो जाएगा 56 है, तो इसके और इसके बीच का बीट कितना हो जाएगा 9, इसके और इसके बीच का बीट कितना हो जाएगा 11। तो क्या हो रहा है 265 वाले केस में बीट बढ़ रहा है, जो कि हमको चाहिए था। लेकिन इस वाले केस में वेरीफाई कर लेते हैं। इस वाले केस में अगर मैं इसको 265 रखता हूँ, इसको 265, इसको 265, तो इन दोनों के बीच में बीट कितना होगा, 258 माइनस 265 कितना होगा, ये भी तो साथ ही होगा। एक सेकंड, 265 नहीं रखना है, एक बार 255 रख के देखना है ना भाई। तो 255 रखेंगे, तो 255 रखने पर 255 और 258 के बीच में कितना डिफरेंस है 56, 58, 3, तो ये 3 बीट एक बार देगा। फिर उसके बाद 256 और 255 के बीच में एक बीट दे रहा है, फिर 254, 256, 255 एक, फिर 255, 2 ही लेते हैं यार, क्योंकि एक बार देखो बीट बढ़ता है फिर इसमें वाले केस में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन 2 कंसेक्यूटिव में यहाँ पर बीट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। जब बीट डिक्रीज हुआ लेकिन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ये सही होने का मतलब है कि 265 वाला सही, मतलब ये वाला सही। मिलते हैं हम अगली क्लास में, क्लासेस डिसकंटिन्यू होंगी, घर पे आया हूँ, तब तक के लिए ओके बाय।